बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ सब बिकता है और मैं हूं आपकी मेजबान शुमाइला नियाज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन तमाम इश्यूज को लेकर कि अभी तक प्रॉपर्टी में कहां तक बेहतरी आ चुकी है और कहां अभी तक कमी है। हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, सोसाइटीज की भरमार है, क्या बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, जहां पर भी जमीन है उस ज़राई जमीन के अंदर क्या एक हाउसिंग सोसाइटी बना देनी चाहिए कि ताकि कल को हमें जो है वो एक एग्रीकल्चर लैंड की बजाय एक हाउसिंग सोसाइटी का मुल्क जो है ना उस नाम से जाना जाए। दूसरी बात यह है कि एक जीरो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट तक कैसे लेके जाते हैं। अभी रियल एस्टेट का सेक्टर कहां पर है, कितनी तरक्की की अभी जरूरत है और हुकूमती सतह पर किस किस्म की इस्लाहात जो हैं वो प्रॉपर्टी में हो रही हैं। इसीलिए हमने प्रॉपर्टी के समंदर से कुछ मेहमानों को दावत दी है जो अपने अपने काम में माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं और प्रॉपर्टी की निटी-ग्रिटीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों मेहमान, एक तो हमारे साथ पहले भी उनके साथ नशिस्त हो चुकी है, एक नए मेहमान है, तो देर नहीं लगाते तारुफ करवाते हैं जनाब। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हनीफ साहब जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और प्रॉपर्टी की तमाम बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और साथ ही शाहिद महमूद साहब हैं जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और वो भी बहुत बखूबी वाकिफ हैं प्रॉपर्टी के हर मसले को लेकर। सर क्या समझते हैं अभी, हनीफ साहब अगर आपसे बात शुरू की जाए तो एक रियल एस्टेट सेक्टर अभी इस वक्त कहां पर खड़ा है? देखें, रियल एस्टेट सेक्टर को ये एक सवाल ऐसा है कि इस सवाल को किसी पैमाने के साथ नापने की ज़रूरत है ना कि पहले कहाँ था और आज कहाँ है, पहले क्या इम्प्रूवमेंट हो रही थी और आज क्या हो रही है। गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है रियल एस्टेट, ख़ुसूसन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रही है। इसके बावजूद कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी अभी ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बहुत बेहतरी है। अगर आप लाहौर के अंदर देखें तो जो मेरी इतलाज़ हैं, शायद साहब वहाँ पे काम करते हैं DHA में, तो पिछले 4 माह के अंदर DHA की प्राइसेस इतनी तेज़ी से ऊपर गई हैं कि समझ ही नहीं आता कि यानी एक कनाल का घर जो 4-5 करोड़ रुपए में मिलता था अब वो 7-8 करोड़ रुपए में मिल रहा है वहाँ के ऊपर। तो नो डाउट इस मौजूदा गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर और रियल एस्टेट सेक्टर कंटिन्यूसली बेहतरी की तरफ जा रहा है। कंटिन्यूसली शायद साहब आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि कंटिन्यूसली बेहतरी की तरफ है रियल एस्टेट? मेरी ज़ाती राय ये है कि इसमें अभी उस तरह से जो प्रीवियस 1 ईयर में एक बूम आया है, आगे आने वाले दिनों में उस तरह से बूम नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी हैं। लेकिन कुछ तो जो है लोग उनका कहना है कि अभी आने वाला जो फ्यूचर है प्रॉपर्टी का तो बहुत ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। मैं डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो एमनेस्टी ख़त्म हो गई और अननेचुरल जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुई। अभी जो कस्टमर है वो काफ़ी जो ख़ास तौर पर परचेज़र है वो डाउटफुल है कि आगे मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए या नहीं। जब उसका ये डाउट मतलब एमनेस्टी जो स्कीम है वो तो आपको फॉर होल लाइफ तो मिल नहीं सकती, उसने तो कभी ना कभी तो खत्म होना था। जी, इवेंचुअली उसने ख़त्म होना था, बट उसके असरात थे। जब वो ख़त्म होगी तो वो अपने असरात को साथ लेकर जाएगी। तो अब चूंकि वो ख़त्म हो गई तो अब उसके असरात उस तरह से उसमें प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट नहीं आएगी जिस तरह से प्रीवियसली कोई 14-15 महीनों में आई है, उस तरह से अब नहीं आएगी। मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मैं ये समझता हूँ। और उसका वाज़ेह सबूत ये है कि DHA में तकरीबन डेली की 200 ट्रांसफ़र्स होती थी और समटाइम्स मोर देन 200, जो कि आजकल 50 पे है। तो इम्पैक्ट आएगा, 50 से 100 के दरमियान है, बट जाहिर है यही इम्पैक्ट है। अच्छा, आजकल जैसे हनीफ साहब ऐसा होता है कि जो भी छोटा मोटा बिल्डर भी है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं बस जनाब अपनी सोसाइटी बस बना लूँ, ठीक है। अगर छोटी सोसाइटी बनानी हो या बड़ी सोसाइटी बनानी हो तो हुकूमती आप उस बिल्डर को तो जाहिर बात है किसी ना किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हुकूमती सतह पर एक सोसाइटी बनाने के लिए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, राइट नाउ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो 1 विंडो उन्होंने फैसिलिटी दी है, उस फैसिलिटी की वजह से बहुत सारी आसानियाँ हो गई हैं। सोसाइटी छोटी हो या सोसाइटी बड़ी हो, यानी अगर 100 कनाल से छोटी सोसाइटी है तो उसको आप सब डिवीज़न में जाते हैं और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर बाकायदा हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं। तो लेकिन
अगर मैं ये कहूँ कि मैं अभी एक प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, यानी एक एनओसी के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब डेवलपर या बिल्डर ये चाहता है कि यार मुझे कहीं से यानी वो जो बाईलाज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा होता 100%, तो वो कोई चोर दरवाज़ा तलाश कर रहा होता है, तो उसको वहाँ पे उसको मुश्किलात मतलब होती चोर दरवाजे बने तो होते हैं ना? बिल्कुल बने होते हैं। और वो अगर इदारा स्ट्रांग हो, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग हो, तो वो दरवाजे कम खुलते हैं। अगर वहाँ पे कमज़ोर लोग बैठे हों और इदारा कमज़ोर हो तो फिर वो दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर कोई बाई लॉज में जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है हाउसिंग सोसाइटी बनाना। तो इसका मतलब है कि उस बिल्डर में प्रॉब्लम होती है। कुछ बिल्डर्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फरिश्ते कहीं भी नहीं बैठे होते, ना बिल्डर्स की तरफ सारे फरिश्ते हैं और ना इदारों के अंदर सारे फरिश्ते बैठे हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ बिल्डर्स भी होते हैं जो चोर रास्ता तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो आपने एक बात की अपने इंट्रो के अंदर के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं और उसके ऊपर एग्रीकल्चर ज़मीन को हम खाते जा रहे हैं। मैं जो समझता हूँ कि मैं डेवलपर हूँ और मेरे लिए आसान ये है कि मैं जिस जगह जहाँ चाहूँ पाकिस्तान के अंदर मैं हाउसिंग सोसाइटी बना सकूँ। लेकिन अगर हमने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बचाना है तो हमारे पास सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता। उस जगहों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करने की इजाज़त देनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो वर्टिकल के लिए अभी पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की और एलडीए की भी पॉलिसी है, सीडीए ने भी ये पॉलिसी अनाउंस किया है कि आप नीचे फैलने की बजाय ऊपर की तरफ बिल्कुल मेरा अगला सवाल इसी तरफ था। वैसे शाही साहब, जिस तरह से हनीफ साहब फरमा रहे हैं कि हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अभी तक ये कहां पर पहुंचा है? बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इसमें और बहुत खुशाइंद बात है कि वर्टिकल में ही जाना हमारे लिए सबके लिए बेहतर है। देखें, आपका जो क्वेश्चन था हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में, वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान की ज़रूरत तो है, लेकिन हर पाकिस्तानी शहरी को मुयस्सर भी नहीं है। जी, वो मैं उस तरफ 7 करोड़ की बात की है डीएचए में। जो चलो डीएचए में तो जाहिर बात है कि एलीट क्लास हैशटैग रहती है, काम बंदा आप उसको कौन सी सोसाइटी देते हैं? अगर आप आउटस्कर्ट्स में भी जाते हैं तो भी आपको जमीन इतने वारे की नहीं मिलती। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो प्लॉट इतना महंगा, सारी जिंदगी बंदा प्लॉट बनाता रह जाएगा, घर बनाता रह जाएगा, घर फिर भी नहीं मिलना। देखें, गुजारिश ये है कि दो चीज़ों को हम मिक्सअप कर जाते हैं। एक क्वेश्चन है हाउसिंग सोसाइटीज़ का, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए कहाँ बननी चाहिए। उसका जवाब ये है कि बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम की रिक्वायरमेंट है। आपको सालाना 10 से 12 लाख घरों की ज़रूरत होती है, जो कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। उसी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि बजाय हम अपनी ज़मीन को ख़त्म करें, हमें वर्टिकल में जाना चाहिए ताकि हमारी लैंड कम से कम यूटिलाइज हो और हम वर्टिकल में अपार्टमेंट्स लाइफ में जाएं। अब उसमें किस हद तक हम कामयाब हुए, तो लाहौर आपका जहां हम बैठे हैं गुलबर्ग को देख लें, बहुत तेज़ी से वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं। कराची में बहुत बड़ा ट्रेंड है, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा ट्रेंड है। बाकी ग्रीन एरियाज़, यस, वहाँ पर या एग्रीकल्चरल लैंड की जो हम बात करते हैं वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए। बट जब तक गवर्नमेंट, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर सोचेगी नहीं, जस्ट एक पाबंदी लगा देना कि जी ये ग्रीन एरिया इस पर नहीं बनेगी, भाई आप ब्राउन एरिया या जो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है वहाँ पर फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी तो क्रिएट करें। आप लोगों को वहाँ पर लेकर भी तो जाएं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। लोग ऐसे नहीं जा सकते ना, आप हॉस्पिटल बनाएं, आप लोगों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करें कि लोग वहाँ मूव हों, यानी फैसिलिटेट करें, आप फैसिलिटेट करें। जब तक आप लोगों को वहाँ रहने, देखें मैं जंगल में जाकर तो नहीं रह सकता ना। अब जंगल में ठीक है वो ग्रीन एरिया नहीं है, बट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि वो जहाँ शहरों में बर्डन रोकना चाहते हैं आबादी का, वहाँ पर उनका ये हक भी बनता है कि वो ऐसे एरिया तलाश करके लोगों को मार्क करें कि भाई आइंदा से अगर आपने बनानी है हाउसिंग सोसाइटी तो ये एरिया है, और वहां पर उन लोगों को, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए टैक्स वाइज। जिस तरह हम इंडस्ट्री के लिए
एक टैक्स एग्जाम्पशन देते हैं, जिस तरह गवादर में हुआ, कराची में हुआ, इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी आप डेवलपर्स को मोटिवेट करें और उनको इंसेंटिवाइज करें। अच्छा, ये फाइलर और नॉन फाइलर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। जैसे नबी की वसल्लम की हदीस भी है इसमें कि कहा गया है कि नई बस्तियाँ बसाओ। अच्छा, अब इसके पीछे अब कनाडा में, मैं आपको कनाडा की एग्जांपल देता हूँ कि कनाडा में शहरों को अनलिमिटेड बढ़ने नहीं देते हो। हर शहर की एक बाउंड्री है और उसके बाद एक बड़ा एरिया है जिसके ऊपर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट की कोई इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद जाके अगली आबादी जो है ना वो डेवलप होती है। लेकिन जो शाह साहब ने बात की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करते क्या हैं? वो सबसे पहले करते ये हैं कि वो एरिया जिस जगह उन्होंने नया शहर बसाना होता है, उस जगह जितनी इंसानी ज़रूरियात हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, अदर फैसिलिटीज़ जितनी हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट वहाँ पे जाके वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है। और जब वहाँ पे फिर जवाब पैदा हो जाता है ना लोगों के वहाँ पे रहने का, फिर लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो रहना शुरू करते हैं। इतनी जिस तरह बेहंगम तरीके से शहर हमारे बढ़ रहे हैं, जैसे लाहौर है, कराची, और अगर हम छोटे शहरों को भी देखें, मतलब फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, हमने बाईपास बनाए थे और वो बाईपास आबादी के बहुत बाहर थे और आज उन बाईपास के कई किलोमीटर बाहर तक आबादियाँ फैल गई हैं। जिस तरह बेहंगम तरीके से ये आबादियाँ बढ़ रही हैं, इनकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आबादियों को इस दौर के अंदर उनको एक ख़ास बाउंड्री के अंदर महदूद करने की ज़रूरत है और फिर नई जगहों पे जाके आबादियाँ बनाने की ज़रूरत है। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह से भी इन्होंने बात की है सोसाइटीज़ के अप्रूवल के लिहाज से, क्या, क्योंकि आप तो इस काम से मुंसलिक हैं, क्या ऐसा होता है, क्या यहाँ ऐसा मुमकिन है कि देखना हो कि सालाना या हर 5 साल में हम कितनी सोसाइटीज़ के अप्रूवल दे सकते हैं और सिर्फ इतनी ही सोसाइटीज़ बननी चाहिए, इससे ज़्यादा सोसाइटी नहीं बन सकती? दूसरा, इसके साथ ही मैं कोरिलेट करूंगी कि अगर रकबे का, क्योंकि सुनने में तो आया है कि रकबे का तायुन है कि सिर्फ इतना रकबा ही आप ले सकते हैं, इसकी आपको अप्रूवल है, इस पर आप सोसाइटी बनाइए, लेकिन कुछ सोसाइटियाँ जो है ना वो चंद एकड़ पे होती हैं, कुछ बहुत वसी एकड़ पे होती हैं, तो क्या रकबे का भी तायुन कर देना चाहिए सोसाइटी के लिए? अच्छा, ये दोनों चीज़ों में कानूनी तौर पे कोई अभी तक लॉ ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि इतनी सोसाइटीज़ बननी चाहिए, इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इसकी मिनिमम स्लैब तो मौजूद है कि कितने एकड़ या कितनी किनालों पर मौजूद हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट मौजूद नहीं है। आप देखें DHA कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है, अपने आप को स्प्रेड आउट कर रहा है, बैरिया ने कॉन्स्टेंटली अपने आप को स्प्रेड आउट किया है। इसी तरह अदर सोसाइटीज़ भी जो काम कर रही हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए हैं, हबीब रफ़ीक है, या मतलब नाम नहीं लेते, बट देखें लिमिट कोई नहीं है। आप चीज़ों को बढ़ाते चले जाएं जितना चाहते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, बट मिनिमम की एक ज़रूर स्लैब है कि तो मिनिमम स्लैब्स पे अभी अमल दरामद हो नहीं रहा। वैसे होता है, बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान में अलमिया ये है कि लोग 200 कनाल पर एक सोसाइटी बनाते हैं और बेच जाते हैं 2000 कनाल, और फिर लोगों का पैसा इकट्ठा करके उसी से आगे लैंड परचेज करते हैं और उसी से आगे फिर, और जब लैंड मिल गई तो आगे काम चल पड़ा, नहीं मिली लिटिगेशन आई, तो वो जो लोग हैं जिन्होंने बाइंग की होती है वो बेचारे ख्वार होते हैं। ये है फार्मूला अप होने का। जी, अप होने का यही फार्मूला जो आपका, और ये फार्मूला गवर्नमेंट ने लॉ में प्रोवाइड किया है। लॉ में प्रोवाइड किया? लॉ में प्रोवाइड। ये कैसे? ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो बनती हैं, ये इसी कॉन्सेप्ट के तहत बनती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, और जो अंग्रेज ने कानून बनाया था गालबन 1829 में, जी 1829 में जो कानून बना था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, सोसाइटी रजिस्टर हो गई और उसने मेंबर रजिस्टर करने शुरू कर लिए, अपने मेंबर बना लिए। उनको ये लॉ में ये फैसिलिटी दी गई है कि आप उनसे मेंबरशिप लें, उससे लैंड खरीदें, फिर उनसे पैसे लें, फिर उनसे डेवलप करें, और उनको, लेकिन उसके अंदर यह है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये। अब जब लेकिन जितना भी काम किया उसमें सबको प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस तो किसी को नहीं हुआ। नहीं, ये तो इसका ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फिर यहाँ से ड्राइव हुआ कि एक जो प्राइवेट डेवलपर है उसने भी इस फार्मूले को अडॉप्ट किया, और वो फिर फार्मूला चल गया
तो अब पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। और अगर इस वक्त लाहौर के अंदर आप देख लें, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर देख लें, लैंड इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई है, और जितनी बड़ी रकबे के ऊपर, ये एक दो नाम भी लिए शायद साहब ने, जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज लॉन्च हो रही हैं, अगर वो ज़मीन खरीद के लॉन्च की जाएं तो खरबों रुपए चाहिए, खरबों रुपए। तो वो खरीदने के बगैर ही लॉन्च कर दी गई है। आप कोई डेस्क बना ले अपना यहाँ पे, रिसर्च डेस्क, और वो सब की रिसर्च करे कि कौन सी सोसाइटी का नक्शा क्या दिख रहा है जो होर्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, जो आपके चैनल्स के ऊपर ही उसका ऐड चल रहा है, और उसका एनओसी देख लें जाके कितने अकरक पे कर। दिस इज़ द टेक्निकल पॉइंट। देखें आप इनकी एलडीए पर वेबसाइट पर तमाम सोसाइटीज़ की एक लिस्ट मौजूद है कि कौन सी सोसाइटी कितने कनाल पर रजिस्टर्ड हुई है, उसको कितने कनाल पर एनओसी मिला। किसी को 300 कनाल पे है, किसी का 250 कनाल है, किसी का 400 कनाल है। बट अगर उसको ऑन ग्राउंड आप जाकर देखें, मतलब किसी को फॉर एग्जांपल आज 10 साल हो चुके हैं, तो वो इतना फैल चुकी है कि वो उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा उसका फैलाव है। इशू ये है कि देखें, ये हमारे इदारों की कमज़ोरी है, और इदारे जब अपना काम नहीं करते तो फिर लोग स्ट्रांग हो जाते हैं। जो प्राइवेट लोग हैं जिनके पास पैसा होता है वो तो पहले ही स्ट्रांग होता है। इदारों का काम है वॉच डॉग। जब वॉच डॉग के तौर पर आप काम करते हैं, आप हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं और उसको देखते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू बाई लॉज और प्रिंसिपली ये चीज़ें एग्जीक्यूट उसी तरह हो रही हैं, तो देन आपकी चीज़ें बाकी भी स्ट्रीम है। अब देखा देखी है, एक को बगैर पैसों के काम हो रहा है, एक का पैसों के साथ हो रहा है, और काम इतने इरेगुलर हो रहे होते हैं कि जब वो इरेगुलरिटी कोई भी देखेगा तो वो कहेगा यार उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये एक सिस्टम, हमारा मुआशरती निज़ाम ख़राब हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए इदारों की मजबूती ज़रूरी है, और जितनी इसको मेक श्योर करना ज़रूरी है। देखें कितनी ही हाउसिंग सोसाइटीज़ बने, बट जितने पर वो उन्होंने एनओसी लिया है उतने पर अगर वो बनकर फिर आगे उसका एनओसी लेते जाएं और बनाते जाएं तो उसमें इशू नहीं आता। लोगों की अमाउंट्स, लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी डूबती वहां पर है जहां पर लोग। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इदारों की मजबूती जो है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात ये हो रही थी कि इदारों की मजबूती जो है वो इस सेक्टर के लिए जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन समझ नहीं आता कि पिछले भी कई प्रोग्राम्स में हमने इदारों की मजबूती के हवाले से बात की है। इदारे जो हैं, अगर उनसे बात की जाए तो इदारे कहते हैं कि जी हम तो काफ़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो अभी आप चूंकि दोनों ही रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं, किस किस्म की मजबूती यानी चाहते हैं? कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं रियल्टर्स की, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं डेवलपर्स की, कौन सी रिक्वायरमेंट है रियल एस्टेट से जुड़े हुए हर बंदे की जो चाहता है कि जी मुझे इस लिहाज से आप सिक्योर करते हैं? देखिए, मजबूती दो तरह की है। एक तो ईमान की मजबूती है, और नंबर 2 जो असूल बनाए गए हैं उन महकमों के, उन डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उन असूलों कवायद के ऊपर मिन्नो अमल करना असल मजबूती ये है। असूल बने हैं फैसिलिटेट करना। देखें, वो फैसिलिटेशन के कई मानी हैं, उसको पॉजिटिव भी देखा जा सकता है, नेगेटिव भी देखा जा सकता है। सिर्फ फैसिलिटेट कर लेना अच्छी बात है। इस किसी भी प्रोफेशन को जब आपने बूस्टअप करना होता है तो उसको फैसिलिटेट करना पड़ता है, और करना चाहिए। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में फैसिलिटेट किया जाता है, बट साथ साथ उसके ये भी देखना है कि क्या जिस तरह दुनिया भर में जो असूलों कवायद तरतीब दिए जाते हैं उन पर अमल भी होता है। हमारे यहाँ पर जो पैसा दे देता है उसके लिए असूलों कवायद और हो जाते हैं, जो नहीं देता उसके लिए और है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये देखना है कि इसमें जो भी प्रोफेशन है, जो भी रियल एस्टेट है या कोई और सेक्टर है, वो चाहे इंडस्ट्री हो, चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ की ज़रूरत है जो असूलों कवायदो ज़वाबत बन जाएं, उन पर हर हाल में अमल होने से ही पाकिस्तान की या हमारे जितने भी उससे जुड़े प्रोफेशंस हैं उनकी बका है। हनीफ साहब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका इस पे? देखिए जी, मैं एग्री करता हूँ शायद साहब से। जो सबसे पहली बात है कि आप जितना मर्जी अच्छा सिस्टम बना लें, आप अगर बाईलाज उठा के देखें, आपको ऐसे खूबसूरत किस्म के कवानीन मिलेंगे
ठीक है, लेजिस्लेशन की बात कर असल लेजिस्लेशन की बात है, लेकिन वो क्योंकि अभी जब हमारा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले हमने डिस्कस किया था ये कि एलडी के वाइस चेयरमैन जो एसएम इमरान साहब है, नो डाउट अ ग्रेट पर्सन, उन्होंने बहुत मतलब एनर्जेटिक होकर तमाम चीज़ों को करने के लिए पूरी कोशिश की अपनी, और अब जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो वज़ीर आला को भिजवा दिया हुआ है। तो क्या वजह क्या है, मतलब एलडीए में कहाँ पे खराबी है कि कोई मतलब चंगा बंदा हो तो टिकदा ही नहीं? देखें, बात यह है कि जब आप एक विजनरी इंसान को, कोई भी हो, जब उसको ब्यूरोक्रेसी है ना, जब आप उसको पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट में हर जगह पर गैर ज़रूरी और सियासी कामों में ले जाएंगे और सियासी मुदाखलत आएगी किसी भी डिपार्टमेंट में, इवन जुडिशरी हो, तो उस इदारे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप देखें कि यहाँ हर मुल्क में हमारे मुल्क में हर डिपार्टमेंट में दूसरा बंदा घुसा हुआ है। जुडिशरी है वो अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी है वो अपना काम छोड़ के दूसरों का काम कर रही है। परेशान कुन मरहला तब पैदा होता है जब आप अपने काम को फोकस नहीं कर रहे होते। आप देखें, हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि चीफ जस्टिस वो अपनी जुडिशरी को देखने की बजाय पब्लिकली जाकर लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो अपनी मतलब लोगों के जिसका जो काम है उस पर फोकस नहीं किया उस पर फोकस नहीं किया जाता, इसलिए इदारे तबाह हो जाते हैं। क्या कहेंगे हनीफ साहब इस पर? देखें, मैं जो समझता हूँ कि ये भी एक फैक्टर है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो हमारे लॉज हैं, कवानीन बने हुए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको सबसे पहले तो अपनी ईमान की फ़िक्र हो, वो ईमानदार हो। आप जितना मर्ज़ी अच्छे कवानीन बना लें, लेकिन अगर वहाँ पे बैठा हुआ बंदा ईमानदार नहीं है तो आप वो कवानीन इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे और उसका रिज़ल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। अब बंदे कहाँ से आएंगे? इसी कौम से आने। बंदे आते हैं मेरिट से। आप जब किसी भी फर्द को को ऐसी सिचुएशन नज़र आएगी कि एक पेट्रोकेमिकल का जो इंजीनियर है वो किसी हाउसिंग की जो अथॉरिटी है उसके अंदर बैठा हुआ आपको नज़र आएगा, तो राइट पर्सन को राइट जगह के ऊपर जब आप बैठाएंगे और मेरिट के ऊपर उसको लेके आएंगे तो वहाँ पे कवानीन के इम्प्लीमेंट होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और जब कवानीन इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कवानीन मौजूद नहीं है, कवानीन मौजूद हैं, उनमें बेहतरी भी आती रहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंटेशन के लिए अफराद चाहिए और वो अफराद जिनको जो काम आता है उसको उससे वो काम करवाया जाए जिसके लिए उसने सारी उम्र पढ़ा है, उसका एक्सपीरियंस है। तो अनड्यू बेनिफिट देने के लिए बाज़ औक़ात लोगों को उठा के किसी ऐसी जगह पे बैठा दिया जाता है जिसके लिए वो डिजर्व नहीं कर रहे होते, तो उस वजह से फिर अच्छा शाहिद साहब, इसका भी आप कोरिलेट कर लीजिएगा क्वेश्चन। अच्छा, कुछ ये तो वजह नहीं हो सकती कि जैसे कि इदारे हैं, जाहिर बात है हर इदारे के अपने कानून होते हैं, अपने कवानीन होते हैं और ऑब्वियसली उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी वो इदारा करवाता होगा। क्या वजह है? क्या इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि सियासी सतह पर या इन्फ्लुएंस्ड वाले लोग जो हैं, जो असर रसूख रखते हैं, और यकीनन असर रसूख की ही वजह होगी कि बहुत सी मुतअद्दिद ऐसी सोसाइटीज़ हैं, खासतौर पर एक सोसाइटी ऐसी जिसने पाकिस्तान में एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहती उस सोसाइटी का, उस सोसाइटी की और भी कई जगह पर ब्रांचेस बन चुकी हुई हैं, ठीक है, उसका अप्रूवल नहीं है, देयर इज नो एनओसी, उसके बावजूद सेल परचेज ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली। उसकी वजह क्या है? फिर अगर ये इदारे जो हैं वो चल रहे हैं, इदारे जो हैं, तो जाहिर बात है कि इसका मतलब है कि उनको किसी ना किसी बंदे की शय तो हासिल है, उनको इन्फ्लुएंस तो हासिल होता है, तो असर रसूख कितना अमल दरामद होता है इसके अंदर? देखिए, आपके इस क्वेश्चन की 2 डायमेंशंस हैं। पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन को, जो पहला पार्ट है उसको, जो हनीफ साहब भी फरमा रहे थे, देखें, जब सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं और सियासी तौर पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है और सियासी भर्तियाँ की जाती हैं और फिर वहाँ से ईमानदारी का एक एलिमेंट हम ढूंढें, तो वो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, या अपने आप को या दूसरों को, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। और हमारा कल्चर भी ऐसा है, मतलब गवर्नमेंट कोई भी, इवन हम खान साहब की गवर्नमेंट के बहुत बड़े थे कि इनकी गवर्नमेंट आनी चाहिए ताकि पिछला निज़ाम, बट मेरी ज़ाती राय ये है कि हमने तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं देखी। अनफॉर्चुनेटली समवेयर बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ गए हैं
नहीं, पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम्स में आपने कहा था बड़े डीलर हजरात भी हैं और रियल्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के लिए बहुत मैं किया अगर है। अपनी जात की या अपने प्रोफेशन की बात करूं तो यस ऑफ कोर्स हमें अच्छा, बहुत ठीक। बेनिफिट हुआ है, बट ओवरऑल अगर देखें, हमने तो देखें पूरे पाकिस्तान की बात करनी, मैंने अपनी जात की बात नहीं करनी। अगर मैं यहाँ लाखों लोगों के सामने बैठकर एक बात करूं तो मेरे अंदर सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। नो डाउट हमारा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और हमारी बरादरी बहुत खुशहाल हुई है, बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे मामला बिगाड़ की तरफ भी गए हैं। दूसरी जिस इदारे की आप बात कर रही हैं वो जो आपने एनओसी की बात की, देखें जब आप एक पार्लियामेंट से एक लॉ लेजिस्लेशन करवाते हैं और आप मंजूरी लेते हैं तो चूंकि वो इटसेल्फ एक अथॉरिटी है, तो आपका मकसद चूंकि डीएचए था, मैं डीएचए से बिलोंग करता हूं तो मैं खुल के नाम ले लेता हूं, तो डीएचए एक अथॉरिटी है, उसने एक कानून के तहत अपनी एक अथॉरिटी क्रिएट कर ली। अब उसको किसी और इदारे, क्योंकि वो किसी और इदारे के अंडर ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई। जब इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाती है, जिस तरह एलडीए इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसको किसी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं। इसी अगर आपने तरह डीएचए की बात की तो बाकी सोसाइटीज क्यों नहीं उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाती? नहीं, देखें बाकी अगर जो इदारा है, एक इदारा बनाया जाता है जो तमाम छोटे इदारों को जो उसकी टेरिटरी के अंडर आएंगे, ये समझ लें इनको उस टेरिटरी का हिस्सा नहीं बनाया गया। जिस तरह कैंट बोर्ड्स हैं, तो कैंट बोर्ड एलडीए की टेरिटरी के अंदर नहीं फॉल करते, ठीक है, उनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, अपने बायलॉज हैं, अपनी उनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरह डीएचए के अपने बायलॉज हैं, इनको इख्तियार दिया गया कि आप अपने बायलॉज बनाना शुरू कर दें, आप अपनी अथॉरिटी कायम कर लें, आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक सेटअप बना लें, तो अब इनको एलडीए डिस्टर्ब नहीं करता। बाकी इन दो इदारों के अलावा, कैंट बोर्ड और डीएचए के अलावा, लाहौर में आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको एलडीए के अंडर ही जाना पड़ता है और एलडीए के बायलॉज के बिल्कुल सही। अच्छा हनीफ साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से अप्रूवल भी मिल गया, सब कुछ हो गया सोसाइटी के बारे में, अब उनके पास जब डिलीवर करने का टाइम आता है तो उनके पास डिलीवरी सिर्फ 30% के लिए होती है, लेकिन फाइलें जो हैं वो 100% बेच देते हैं। देखें, ये इस पे बहुत सारी डिस्कशन टीवी चैनल्स पे, अखबारात में, मीडिया में ये डिस्कशन हमेशा चलती रहती है। इसमें एक्चुअली जो हमारा एक कल्चर डेवलप हो गया है रियल एस्टेट के पूरे प्रोफेशन के अंदर, इवन डीलर्स को भी पता होता है कि इस सोसाइटी के पास लैंड कितनी है, डीलर्स को पता होता डीलर्स है, यानी तो बेसिकली डीलर्स ही लूटते हैं ना, फिर वो जब लोग अपनी जमा पूंजी दे देते हैं उनको कि ए लो तुसी ले लो, है उनको वो हैवी कमीशन के ऊपर फिर चीज़ें बेचते हैं मार्केट के अंदर। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि ये डिलीवरी होगी या नहीं होगी। अच्छा, हम एक नेगेटिव साइड को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बहुत सारी पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर। सैकड़ों लोग हैं कि जिन्होंने अपना हाउसिंग का प्रोजेक्ट या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया और उसको थोड़ा देर से ही, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया है लोगों को। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो बदनामी का बायस चीज बन रही है रियल एस्टेट के लोगों के लिए। हर बंदे को रोते हुए देखा है, वैसे कहते हैं यार सानू तो कुछ नहीं मिला, सानू लुट गए, सानू खा गए। नहीं, आप जरा कैनाल पे चले जाएं, आप किसी भी रोड पे निकलें, उन्होंने तो ज्यादा लूटा है, कैनाल वालों ने ज्यादा लूटा है। नहीं, आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में जो बाहर की रोड जा रही हैं, आप देखें, आपको बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई, डिलीवर हुई नजर आएंगी। हाँ, एट द सेम टाइम बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, और उसके करने की वजह क्या है कि अदारों ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। जब तक इदारों ने एक्शन लिया वो अपना काम करके जा चुके हुए थे। एक मैं हाई कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और नैब को जो ऑर्डर किया है उन्होंने कि जब एक बंदा एक पूरा ड्रामा रचा के लोगों से उनके पैसे लेके वो जब भाग जाता है तो तब आपको होश आती है और आप काम शुरू करते हैं अपना। उन्होंने उनको ऑर्डर किया है नैब को कि आप मॉनिटरिंग शुरू करेंगे उसी वक्त जब कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं आती है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होना शुरू हो गई है। मैं बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने एनओसी लिया, काम का आगाज़ किया, उन्होंने जब ऐड दिया उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन नैब ने उनको नोटिस करके बुलाया और बुला के उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिससे कल
लोगों के पैसे ज़ाया हो जाएं, लोगों के साथ फ्रॉड हो जाए। तो अगर इस तरह के मेजर्स लेना शुरू कर दें अदारे, और इवन मैं ग्वादर में 2004 से काम कर रहा हूँ, तो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में शुरू में उस वक्त जो डीजी होते थे वो बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करते थे। इवन आपने जो ऐड देना है टीवी के ऊपर, जो होर्डिंग के ऊपर पिक्चर प्रिंट करनी है, जो टेक्स्ट आपने उसके ऊपर प्रिंट करना है, वो भी अप्रूव होता था जीडीए से। सही। हनीफ साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, हम ग्वादर पर भी बात करेंगे क्योंकि चाइना जो है उसने ऐलान किया हुआ है कि ग्वादर में जो है वो नई इंडस्ट्रीज लगाएगा। किस किस्म की इंडस्ट्रीज लगेंगी, सीपैक का फ्यूचर क्या है, इस हवाले से भी बात होगी। और क्यों सिर्फ रियल एस्टेट से मुंसलिक बंदा ही खुशहाल है, बाकी क्यों नहीं, इसका क्या फॉर्मूला है, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ग्वादर पर बात कर रहे थे और सीपैक पर भी, कि ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ पर्सनली वो यही है कि हनीफ साहब, हमारे जैसे शाहिद साहब ने अपने काफ़ी ज़्यादा जवाबात में ये कहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी खुशहाल है, सिर्फ रियल एस्टेट से ही जुड़ा हर बंदा बहुत खुशहाल है। इसकी क्या गिदड़ सिंगी है, या ऐसा क्या राज है, क्या फार्मूला है इसके अंदर कि सिर्फ इस काम में आते ही गिने चुने 4-5 साल हुए होते हैं आपको और आप माशाल्लाह से एम्पायर बन जाते हैं? मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपको अपने जानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग बता सकता हूँ जो रियल एस्टेट से मुंसलिक नहीं हैं, उन्होंने मुख्तलिफ काम किए और उस काम के अंदर उन्होंने बहुत ग्रो किया और बड़े पैसे कमाए उन्होंने। ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ है? ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कुछ लोगों को देखकर, यानी नाम लेना मकसूद नहीं है। कुछ लोग एग्जाम्पल के तौर पे कोड होते हैं कि जी फलां बंदा इसमें आया और वो पाकिस्तान में टॉप पे चला गया, फलां आया। प्रैक्टिकली ये देखा देखिए और भी बहुत से पीछे आ गए ना। वो पीछे आए हैं, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो रियल इंडस्ट्री में आए और उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया, वो कोलैप्स कर गए, क्योंकि ये कारोबार है, कारोबार में नफा नुकसान चलेगा। इसी तरह लेकिन रेशो फिर भी हनीफ साहब माननी पड़ेगी, रेशो अभी भी बहुत ज्यादा है, डीलर हजार के पास बड़ा पैसा है। जिस तरह बाकी प्रोफेशंस में लोग पैसा भी कमाते हैं और लोग नुकसान भी करते हैं बाकी बिजनेसेस में, इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर भी लोग पैसे भी कमाते हैं और लोग लॉस भी करते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी एक रीज़न बता देता हूं कि इसमें देखिए, पाकिस्तान की आबादी, जितनी आबादी है, जितना रकबा है और जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, शायद साहब ने कहा था कि इतने लाख हर साल, इतने लाख रेजिडेंसेस की ज़रूरत है, 10 से 12 लाख ज़रूरत है। ये आज के दिन है, जब ये साल गुजरेगा तो उस साल के अंदर हम आबादी कितनी बढ़ा चुके होंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहेगी। अगर आज 12 लाख की जरूरत है तो साल बाद शायद 20 लाख घरों की जरूरत होगी सालाना। तो जब आपके पास जमीन तो नहीं बढ़ रही, आपकी सरहदें तो नहीं फैल रही, आपकी बाउंड्रीज तो वही है, आबादी का फैलाव बढ़ रहा है। आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है और लोगों को छत चाहिए रहने के लिए, उन्होंने रहना है यहाँ पे। तो जब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी तादाद कम होती है और उसको खरीदने वाले बढ़ते चले जाते हैं, तो उसकी प्राइसेस बढ़ती चली जाती। आप किसी वैरान जगह पे जाके कोई कता जमीन खरीद लें, आज खरीद लें, उसकी साल बाद यहाँ पे कोई आबादी नहीं होगी, तो उसकी भी साल बाद कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए कि लोगों को जमीन की जरूरत है, आबादी बहुत ज्यादा है और ज़मीन कम होती जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपको क्लियर करूं, देखें मैंने जो बात की वो डिफरेंट पैराए में थी। खुशहाली की बात अपनी जगह पर दुरुस्त है और वो झूठ भी नहीं है और लोगों को नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात है एम्पायर की या उसकी ग्रोथ की, देखें ये दो चीज़ें अलग-अलग हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट कम्युनिटी, पूरी दुनिया में इवन रियल एस्टेट कम्युनिटी, जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका एक टाइम पीरियड आता है कि उसमें बहुत ज़्यादा राइज आता है। वो आप लंदन देख लें, आप दुबई देख लें, आप इस्तांबुल देख लें या पाकिस्तान देख लें, लेकिन एट द सेम टाइम जब 2 साल के बाद फिर 6-6 साल वही रियल्टर होता है जो अपनी बची खुची जमा पूंजी को लेकर अपने मामलात को चला रहा होता है, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसके बिल्कुल हालात ऐसे होते हैं कि वो बेचारा हैंड टू माउथ होता है। दूसरी बात ये है, देखें सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं बढ़ा,
आप अपनी डिफरेंट जो इकोनॉमिकल सर्वे है उसको देखें तो डिफरेंट ऐसी हमारी प्रोफेशंस हैं, जिस तरह टेक्सटाइल है, जिस तरह आपकी जो पेस्टिसाइड्स हैं, जिस तरह आपके ये जो एसीज हैं, जिस तरह ऑटोमोबाइल्स हैं, इसी तरह और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह मेडिसिन हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल का काम, इन तमाम एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, तो इन तमाम चीज़ों में बेहतरी आई है और आपके ये तमाम सेक्टर्स ने ग्रो किया। इवन स्टॉक एक्सचेंज देखें, स्टॉक एक्सचेंज ने ग्रो किया है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। सारा कुछ तो ग्रो हो गया है, लेकिन चीनी पत्ती भी लोगों की पूरी नहीं हो रही है। टॉपिक डाइवर्ट ना हो जाए, क्योंकि हम इख्तितामी हिस्से में जा रहे हैं। एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ ज़ाती तौर पर, एक बंदा है जो अपने गांव से शहर में आया हुआ है, 3-4 उसके बच्चे हैं, माशाल्लाह से नौकरी करता है अपनी, और आजकल के दौर में 60-70 हज़ार रुपये कमा लेता है, ठीक है, और वो किराए के मकान में रहता है, महीने के एंड पे किराया दे देता है और ग्रॉसरी पूरी कर लेता है, सारा कुछ। लेकिन ख्वाहिश है कि यार बच्चे भी जवान हो रहे हैं तो घर बनाना चाहता हूँ, कहाँ लेगा वो घर, उसको क्या मशवरा देते हैं, वो क्या करे? अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात भी मैं इसमें ऐड कर दूं कि हुकूमत ने बोला कि जी हम आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बना कर देते हैं, ठीक है। वो जो टेक्निक है ना हनीफ साहब, वो जो कागज जितने मांगे जाते हैं और जो जितनी वेरिफिकेशंस मांगी जाती हैं, वो तो खैर मैं भी 4 जमातें पढ़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आती उनकी, यार ये क्या चीज़ आ गई है बीच में। सूद एक के मुतरादिफ वो चीज़ है, इसको कैसे कोरिलेट करते हैं, और ये बात कि एक आम बंदा कैसे अपना घर बना सकता है एक शहर के अंदर? देखें, ये बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन है जो आपने बड़ा किया है। दिखा ना, ये बड़ा मुश्किल है। हजारों में है, इससे मुश्किल हो गया, घर नहीं बना सकता। अच्छा, इसका आंसर देना, हनीफ साहब आंसर कर लें, फिर मैं इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। आप असल में होता ही है कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो कौन सा जो भी दौर गुजरा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तमाम लोगों को रहने की छत 100% लोगों को मैसर हो। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि वो किसी भी तरीके से लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करे। जैसे रोटी कपड़ा और मकान की बात की जाती है कि लोगों को वो शेल्टर प्रोवाइड करना, भुट्टो के दौर से नारे चल रहे हैं, तो नहीं मिला किसी को। शेल्टर प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जो फलाही रियासतें हैं, जिन रियासतों ने इस्लामिक कॉन्सेप्ट लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ अगर इवन आप तो बात करती हैं ना कि वो शहर आ गया, उसके बच्चे हैं, वो कमा रहा है, वो घर का किराया भी दे रहा है, ग्रॉसरी भी कर रहा है। वहाँ पे वेलफेयर का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आप नहीं कमा रहे और इवन आप कमाने के काबिल हैं, आप सेहतमंद हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली हुई, तो वो आपको कंपनसेट करते हैं उस वक्त तक जब तक। अच्छा, हम एक मुसलमान मुल्क हैं और इल्ला माशाल्लाह हमारे तमाम मुसलमान मुल्कों की हालत ऐसी ही है। हमें हमारे हुक्मरानों को चाहिए, वसाइल की कमी नहीं है, कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ को मरतब किया जाए, जितने वसाइल हैं उनको जकजा किया जाए और वसाइल का जो फ्लो है उसको डाइवर्ट किया जाए पब्लिक की तरफ। मैं यानी एक वाकया में यहाँ पे पता नहीं मुझे बयान करना चाहिए कि नहीं, मैं एक दोस्त है, मैंने उनके पास बैठा हुआ था और मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि वो ज़ीरो कमीशन लेता है। अच्छा। उसके हल्के के अंदर ईमानदार आदमी है, उसके हल्के के अंदर जितनी डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं उनमें वो कोई कमीशन नहीं लेता। और मैंने एक दिन वैसे ही डिस्कशन कर रहा था तो मुझे उन्होंने बताया कि भाई, उन्होंने कहा हनीफ साहब मैं कुछ नहीं लेता, इसके बावजूद मैं अपना पूरा जोर लगा के अगर मुझे 100 रुपए का फंड मिलता है तो मैं पूरा जोर लगा के मैं कमीशन नहीं लेता, इसके बावजूद मैं 60% से ज़्यादा नहीं लगा सका ऑन ग्राउंड। इसका मतलब है कि वो ईमानदार आदमी भी 40% वहाँ पे भी। इस तरह जो पैसा है अवाम का, ये अवाम का पैसा है ना, ये अवाम का पैसा अवाम तक पहुँचने से पहले मुख्तलिफ जगहों पे चला जाता है। बिल्कुल सही। इसीलिए जो सम्राट हैं, जो अगर प्रॉस्पेरिटी आती भी है मुल्क के अंदर फंड्स आते भी हैं, तो वो
उनका जो फ्लो है वो पब्लिक की तरफ नहीं होता और वो पब्लिक तक नहीं पहुंचता। अगर इसको पब्लिक तक पहुंचाने का वो एहतमाम कर लिया जाए तो लोगों को रोटी भी मुयस्सर आ जाएगी, कपड़ा भी मुयस्सर आ जाएगा और मकान भी मुयस्सर। जी शाहिद साहब, वक्त थोड़ा कम है और हम थोड़ा सा ग्वादर में बात इसमें देखें, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। गवर्नमेंट अगर ये ठान ले कि मैंने अपने लोगों को, जो मेरी आवाम है, रियासत का काम है छत प्रोवाइड करना, और अगर रियासत देखें इतनी सब्सिडीज देती हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो अगर वो ये ठान लें कि सालाना हमने इतने घरों में इतने लोगों को एकोमोडेट करना है और लोगों को छत फ्राहम करनी है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये ठीक है, इसी को हम जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया है, इसी को मज़ीद रिफाइन करके लोगों को इंसेंटिवाइज करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने चाहिए जिसमें इस तरह की जो सख्तियां हैं या जो बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको रिमूव करके और उस पर सिर्फ एक शर्त लगा दें कि आप ये घर बेच नहीं सकते, तो कभी भी इस तरह नहीं होगा। और वो एक मीडियम रेंज का घर हो जिसमें लोग उसको बहुत इस तरह से मुफ्त का माल समझ के यूज ना करें, बल्कि जो हकीकी लोग हैं जिनको जरूरत है उनका चेक करें बायोडाटा में कि इनकी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो उनको एकोमोडेट किया जाए, हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ग्वादर वाला टॉपिक बीच में रह गया, अगर दोबारा मौका मिला तो हम ग्वादर के टॉपिक को फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह है कि टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता इतना। अच्छा जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कितना कीमती वक्त निकाल के अपना टाइम दिया है हमें। हनीफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, दोबारा एक और नशिस्त रखेंगे आपके साथ। और शाहिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप तो मेहमान बनते रहते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही जो है ना प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।